तो अब आखिरी का जो चैप्टर है उनका बहुत ही मस्तिष्क समझने में असमर्थ है। मैं जल्दी जल्दी जितना शॉर्ट में हो सकता है आपको समझाऊंगी, और इसको मैंने अपने शब्दों में नहीं, जैसा है मैं वैसा ही समझाऊंगी, क्योंकि बहुत बड़ा है ये चैप्टर। मैरी लिखती है कि जैसे उनका जीवन रहस्यमय था, वैसे ही उनकी मृत्यु भी रहस्यमय थी। जीवन के अधिकांश समय उनको यह महसूस होता रहा कि जीवित रहने की अपेक्षा चले जाना अधिक आसान है, लेकिन यह विडंबना ही है कि जब वह चले जाना चाह रहे थे तब उन्हें जीवित रहना पड़ रहा था, क्योंकि आखिरी के दिनों में वो वाकई चाह रहे थे कि मैं चला जाऊं। देखिए, अब ये जो लिखी है ना, इसके बाद में बताती हूँ। उन्हें यह विश्वास था, उन्हें मालूम था कि उनकी मृत्यु कब होने वाली है, पर मृत्यु एक अप्रत्याशित घटना की तरह उनके सामने आई। अप्रत्याशित थी, उनको भी नहीं मालूम था, है ना। ओहाई की अंतिम रिकॉर्डिंग में जब उन्होंने बेहुदा भारतीय अंधविश्वासों की बात की थी कि कोई धार्मिक पुरुष इच्छा मृत्यु को आमंत्रित कर सकता है, तो अगर कृष्णा चाहते तो अपनी वो फूड पाइप को निकाल के मृत्यु को बुला सकते थे, पर उनको लगा कि ये आत्महत्या होगी और उस पवित्र उत्तरदायित्व को भंग करना होगा जिसके तहत यह बॉडी उनको जिम्मेदारी के तौर पे दी गई है। लेकिन क्या मृत्यु की इच्छा करना भी, यदि वो पूरी हो जाती है, तो क्या एक तरह की आत्महत्या नहीं है? क्योंकि वो आखिरी में तो मृत्यु चाह रहे थे। तो वो कह रही हैं कि वो चाह तो रहे थे, वो भी तो चाहना जो पूरी हो गई, वो भी तो एक आत्महत्या है। देखिए, 70 सालों तक के जिस एनर्जी ने उनके थ्रू काम किया, आखिर हर एक के सहन की एक सीमा होती है। आज अगर हम किसी भी एक 70 साल के इंसान को देखते हैं, चाहे इंडिया का हो या किसी का भी हो, तो मोस्टली अपने बिजनेस या अपने जॉब से रिटायर होके घर में बैठा रहता है। 90 साल तक जर्नी करना, फ्लाइट से यहां से वहां, आप 2 बार आप फ्लाइट से आइए जाइए, 10 दिन के अंदर आप थक जाएंगे। 90 इयर्स में उन्होंने इतना ट्रैवल किया, इतने टॉक, इतने डिस्कशन दिए, इतनी प्रोसेस से गुजरे। आखिरी में जब एक सीमा होती है, सहन करना मुश्किल हो जाता है, तो अगर उनका चाहना भी हुआ मृत्यु का, तो उसको हम आत्महत्या क्यों कहेंगे? वो एक कहते हैं एक सीमा। तो मैरी ने जो लिखा मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे लगा नहीं, ये आत्महत्या नहीं है, चाहना, क्योंकि एक सीमा थी। कृष्ण को आश्चर्य हुआ कि वह अन्य एक बीमार शरीर को ही क्यों धारण रखना चाहता है, क्यों जाने नहीं देता। क्या यह बीमारी उनकी किसी गलती का परिणाम है? उन्होंने सोचा, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि मेरे से कहां चूक हो गई। यह पूछा जा सकता है कि उस अन्य ने उन्हें इसलिए जाने दिया क्योंकि उनका शरीर अनुपयोगी हो गया था, या उस अन्य ने इस घातक बीमारी को इसलिए बढ़ने दिया क्योंकि कृष्णा के पास कहने के लिए अब कुछ भी शेष नहीं रहा था, कारण कि उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा अब पूरी हो चुकी थी। किसी भी सूरत में ऐसा लगता है कि उस अन्य ने आखिरी में भी उनका साथ नहीं छोड़ा था। फिर और कुछ भी चीज है, कुछ कुछ मुझे नहीं समझ में आया तो मैं इसको बिल्कुल हटा दे रही हूँ। हर चीज में मेरी की बात से नहीं वो है, मतलब नहीं समझ में आया है इनका। कृष्ण को हमेशा लगता था कि उनकी रक्षा की जा रही है, उनको कोई भी खतरे वाले गेम में नहीं जाना है, ताकि उनका जो उत्तरदायित्व है वो उनको पूरा करना है। वो कभी भी मेरी देह, मेरी शिक्षा नहीं कहते थे, है ना, इस शिक्षा, दिस टीचिंग, दिस बॉडी, ऐसे बोलते थे। ऐसा लगता था कि वह अपने स्वयं के रहस्य के भीतर भी थे और बाहर भी। वो कोई रहस्य निर्मित नहीं करना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि लोग समझे अरे रहस्य है, पर इसके बावजूद रहस्य सदा मौजूद रहा, जिसको समझ पाने में वो खुद भी असक्षम थे। उनकी समझ में इस रहस्य को हल करना उनका काम नहीं था, जबकि इस बात पे उत्सुक रहते थे कि अन्य लोग इसे हल कर पाए और फिर वो उसकी पुष्टि कर दे। कृष्णा ने कहा कि यह शिक्षा जो है वो रेवलेशन के रूप में यह शिक्षा पहुंची है।
यदि अगर वो सोचने के लिए बैठ जाते, लिखने के लिए बैठ जाते, तो वो कभी नहीं मिलते, उन्होंने कहा था। पर जब वो नोटबुक लिख रहे थे तो कौन नोटबुक लिखवा रहा था? क्या एकाएक नोटबुक लिखने के लिए उन्हें किसी चीज से प्रेरित किया? क्योंकि जो उसमें कंटेंट है वो लिखती हैं, जो उसमें चीजें लिखी हुई हैं, और वो जो पांडुलिपि क्या बोलते, जो स्क्रिप्चर है जो लिखा है, वो अपने आप में अद्भुत है। 323 पेज बिना किसी काट छाट के, बताइए, जो लिख रहे थे ना नोटबुक में, बिना काटे 323 पेज लिखे थे। तो वो कह रही है कि अगर वो बोलते हैं कि रेवलेशन था, तो वो कौन लिखवा रहा था? हो सकता है वही लिखवा रहा हो, क्योंकि उनकी खुद की मस्तिष्क में ऐसी शिक्षा नहीं बनाई गई है, वो उन्होंने खुद कहा है। कृष्णा के अपने शब्दों के कारण यह निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि वो किसी चीज के संवाहक थे, मतलब मीडियम थे ना, वो एक मीडियम नहीं बोलूंगी, कंडक्टर समझ लीजिए, है ना, वो सिर्फ ले रहे थे। इसी कुछ के कारण यह शिक्षा उन तक पहुंची थी। हालांकि अधिकांशतः वह कुछ से इतने एकाकार रहते थे कि वह कुछ स्वयं थे। मतलब वो कभी बोलते थे ना कि जैसे वह, पर जब वो बोलते थे तब वो खुद अपना, मतलब मैं बोल रहा हूं ऐसा वाला ना, मतलब समझ रहे हैं सेंटेंस को, कि वह स्वयं थे। मैं पता नहीं आप लोग को समझा पा रही हूं कि नहीं। जो भी लॉर्ड मैटर या बुद्ध, जो भी आ रही थी एनर्जी, जब वो बोलती थी तो लगता था कि वो खुद वही है, जबकि वो बोल रहे थे कि कोई और है, वह करते थे। जब वह उनसे अलग भी होता तो वह तब उनके पास आ जाया करता था जब वो उसके बारे में गंभीरता से बात करते थे या अपने को ओपन कर देते थे। खासकर अर्धरात्रि को, जब मध्यकाल, जब रात्रि में ध्यान के समय में वो बुलाते कभी नहीं थे। कभी कभार उन्हें उसे वहां देखकर अचरज भी होता था। कई बार उन्होंने लिखा है कि एक जगह लिखा है उन्होंने, पेरिस के एक रूम में बैठे हुए थे, अचानक वो ऊर्जा आ जाती है अचानक, तो ऐसे करके लिखा हुआ है। तो बोले वो बुलाते भी नहीं थे तो भी वो आ जाती थी। और कई लोगों ने ऐसा बोला है कि जो अगर के को जो प्रेरणा मिली ना, जो ये टीचिंग वगैरह बोल रहे हैं, वो दूसरे लोगों को भी मिली है। कई लोगों को देख लो आप, बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े म्यूजिशियन, मोत्सार्ट, इन सब की प्रतिभा के साथ भी ऐसा ही हुआ है। पर मैरी बोलती है किसी का भी हमने नहीं सुना कि वो प्रोसेस से गुजरे थे। अगर मान लो प्रोसेस से तो नहीं गुजरे थे, अब मान लो हम लॉर्ड मैत्रे की ये हाइपोथेसिस को, इस परिकल्पना को अगर हम स्वीकार कर लेते हैं, मैरी कहती है, तो कृष्णा के रहस्य से पर्दा खुल जाता है कि हाँ, मैत्रे ने उनकी देह को तैयार किया, प्रोसेस हुआ, और फिर सारे संदेश आए। अब ये परिकल्पना वाकई सही सिद्ध होती है, क्योंकि जब आप बताइए, जब मैं पहले एपिसोड में आप लोगों को बता रही थी ओहाई में हुआ था, या पर्जिन में भी उनको मैत्रेय का और कुथुमी के जो मिलते थे मैसेजेस, तो ये परिकल्पना तो पूरी सिद्ध होती है कि वाकई मैत्रेय ने उनको यूज करने के लिए ये सब किया था। क्योंकि एक बार एक संदेश में ये भी कहा गया था कि अभी जो काम चल रहा है, वह बहुत महत्वपूर्ण और अत्यंत नाजुक है। विश्व में ऐसा प्रयोग पहली बार हो रहा है। जिस प्रकार उन्होंने वर्ल्ड टीचर होने का खंडन पूरी तरीके से कभी भी नहीं किया, वैसे ही इस हाइपोथेसिस, इस परिकल्पना का भी खंडन पूरी तरह नहीं किया। बस एक चीज जरूर कहते थे कि यह परिकल्पना कुछ ज्यादा ही स्थूल थी, सीधी साफ बात नहीं है, और कभी कभी सच भी लगता है। एक बार ओहाई में ही एक समूह को संबोधित, एक ग्रुप को संबोधित कर रहे थे, और उस ग्रुप में किसी ने उनसे पूछा था कि वह कौन है। तब उन्होंने कहा था, मुझे लगता है कि हम लोग किसी ऐसे मसले की तहकीकात कर रहे हैं जिसे चेतन मन कभी नहीं समझ सकता। कुछ ऐसा विद्यमान है मानो एक विराट जलाशय हो, जिसे यदि चित्त स्पर्श कर पाता है तो ऐसा कुछ प्रकट होगा
जो किसी भी बौद्धिक मिथक से, मतलब कोई भी हम इंटेलिजेंस से, आविष्कार से या किसी से भी, अनुमान से, किसी से भी उद्घाटित हम इसको मतलब रिवील नहीं कर सकते, उसको प्रूफ नहीं कर सकते। यह ऐसा कुछ है पर मस्तिष्क उसे समझने में असमर्थ है। और उसके 2 साल के बाद मैरी कहती है कि उन्होंने मेरे को खुद ही उन्होंने कहा कि पानी यह नहीं जान सकता कि पानी क्या है, उनको खुद भी पक्का यकीन नहीं है, ऐसा लग रहा है। और फिर वो मेरे को और मेरी जिम लिस्ट को बोलते थे कि तुम दोनों जने अपना माइंड पूरा रिक्त कर दो और आप पता लगाओ कि कौन है ये। हमें रिक्त मन के प्रश्न पे बार बार लेके जाते थे कि उनका जो रिक्त मन था वो कभी भी बचपन से अभी तक के खाली नहीं हुआ। फिर खुद वो सवाल करते थे कि वो रिक्त मन रहा कैसे, कौन ने उसको बचा के रखा रजिस्टर होने से, मेमोरी को रजिस्टर होने से। और वो खुद कहते हैं कि अगर वो खुद इस रहस्य को लिखने बैठते तो वहां से शुरू करते, उस खाली मन से ही। अब 9 दिन पहले जो उन्होंने शब्द कहे थे, काश आप लोग यह जान पाते कि आप किससे चूकते रहे हैं, उस अथाह रिक्तता से। अब मैरी लिखती हैं कि के कहते हैं कि उनका माइंड कभी भी थियोसॉफिकल सोसाइटी के टीचिंग से कंडीशन नहीं हुआ, और वो अब चेतन मन को मानते भी नहीं थे ना, मैंने कहा ना, वो सबकॉन्शियस माइंड को मानते भी नहीं थे। पर जब वो शरीर से बाहर होते थे तो लॉर्ड मैत्रे, मास्टर आदि के बारे में जो वो उनकी बातें बोलते थे, तो फिर से हमको लगता है ना, क्योंकि वो मास्टर कुतुमिने को दिखे, मास्टर मैत्रे दिखे, मास्टर, तो अगर उनके में मेमोरी में रजिस्टर नहीं था तो ये सतह पे कैसे आ रही थी। लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि उन्हें अपने शरीर से बाहर क्यों आना पड़ता था और प्रोसेस जैसी घटना की आवश्यकता क्या थी। मतलब ये जो भी बता रहे थे, पर वो बता रहे हैं कि मैं इससे मिला, लॉर्ड मैत्रे से मिला, परंतु ये नहीं बता रहे थे कि उनको बाहर जाने की जरूरत क्या थी और प्रोसेस क्यों हो रहा था। और एक दूसरा पहलू जिस पर हमें गौर करना चाहिए वह है ऊर्जा जो उनमें प्राय प्रवेश करती थी और उनसे होकर गुजरती थी। जब भी वो इस बारे में गंभीरता से सीरियसली बात करती थी तो वह कौन है, जैसे कोई क्वेश्चन पूछता था कि वह कौन है, तो वो तुरंत कहते थे आप इसे अभी इस कमरे में धड़कता हुआ महसूस कर सकते हैं। और आखिरी टेप रिकॉर्डिंग में भी उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि लोगों को इसका एहसास है कि कैसी विस्मयकारी ऊर्जा और प्रज्ञा इस देह से होकर गुजरी थी। जब मैंने इस कैसेट में इन शब्दों को सुना तो मैं ब्रॉकवुड पार्क की उस दोपहर का स्मरण हो गया। मेमोरी में उनकी मैरी को अचानक वो घटना याद आती है। मैं फ्रेंड आप लोग को एक घटना बताना भूल गई थी, क्योंकि इतनी चीजें हो रही थी ना, तो मेरे में से वो स्किप हो गई थी। अभी जब ये आया ना तब मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों को नहीं बताया है। जब ये पहला पार्ट लिख ली थी ना, तो अब पहला पार्ट तो बड़ा फैंटेसी से भरा हुआ था भाई, प्रोसेस हो रहा है, लॉर्ड मैत्रे मिल रहे हैं, ये हो रहा है, कुतुबी मास्टर मौर्य, ये, तो उनको लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा काल्पनिक लगेगा लोगों को, रहस्यमय तो है ही, तो इसका प्रकाशन करना चाहिए कि नहीं, इसका औचित्य है कि नहीं, तो वो पूछने जाती हैं कृष्णा से। तो वो बोलता है कि डाउट क्या है, उसका समाधान यही है, तुम इसको महसूस नहीं कर रही हो, वो यही है। तो बोलती है कहाँ है, तो बोली वो ऐसे हाथों को फैला के बोलता बोलता यही है। ऐसे लग रहा था कि जैसे एक आवरण के पीछे वो है, पर वो पर्दा नहीं हटाना चाह रहे हैं क्योंकि उस आवरण का हटाने का काम उनका नहीं था। बोली जब वो बोले वो यही है, क्या तुम महसूस नहीं कर रही, बोले मेरे पास एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन नहीं है, तो मैं ज्यादा तो नहीं, कुछ वाइब्रेशन मैंने महसूस किया, फिर मेरे को लगा कहीं ये कल्पना तो नहीं है, क्योंकि वो बोल रहे हैं वो यही है, तो मैं शायद कल्पना कर रही हूँ। बोली मैं फिर बाहर निकल आई। मैं आप लोग को ये इंसिडेंट बताना भूल गई थी। तो बोले मैं बाहर निकल आई और मैं, मेरी भतीजी मेरे को लेने आई थी कार में, तो मैं जाने लग गई और उनके रूम से निकल के मैं सीधा ड्राइंग रूम में गई और सीधा बाहर कार तक के पहुंची, तो मुझे याद आया कि मैंने अपना कोट उनके रूम में छोड़ दिया है। तो बोले मैं तेजी से मुड़ी और उनके ड्राइंग रूम में जैसे घुसी, जैसे बोले मैं घुसी, अचानक एक तेज ऊर्जा
मुझे इतनी जोर से मेरे ऊपर आई, सॉरी, ऐसी विराट ऊर्जा ने मेरे को जकड़ लिया, जैसे बोलते नहीं वो हवाई जहाज के जो सामने प्रोपेलर होता है उसमें ऐसे जो घूमते रहता है, उसमें जैसे फंस गई हूँ। तो उसको डर लगा कि कहीं ये कोई ये ऊर्जा कहीं मेरी विरोधी तो नहीं है, मैं तो कहीं उनकी बायोग्राफी लिख रही हूँ और यहाँ पे कोट लेने आई हूँ, तो कहीं ये मेरी विरोधी तो नहीं है। फिर उसके बाद मेरे को महसूस हुआ, मैरी बोलती है कि नहीं, ये वही वो ऊर्जा है जिसको मैंने महसूस किया है, ये वही है जो उस कृष्णा के बॉडी से होकर गुजरती थी। तो सॉरी, बीच में मैं डिग्रेशन कर ली। तो उन्होंने कहा है कि वो विराट ऊर्जा 1922 से लेकर आखिरी समय तक, यानी कि जब प्रोसेस चालू हुआ था उससे लेके अभी तक के उनको इस्तेमाल कर रही थी। तो हैरानी की बात थी कि वह इतने लंबे समय तक जीवित रहे। क्या वह ऊर्जा ही वह अन्य थी? क्या वह ऊर्जा ही उस प्रोसेस की पीड़ा का कारण थी? क्या वह ऊर्जा, वह प्रोसेस जो 1922 से शुरू होके आखिरी साल तक के रहा, वह पीड़ा धीरे धीरे कम होते गई, जैसे पहले था उसकी इंटेंसिटी कम होते गई, क्योंकि देह को, मतलब उसकी बॉडी में जो धीरे धीरे रिक्तता के सृजन हेतु और अधिक खुलते गई। मतलब देखिए हिंदी का थोड़ा ज्यादा है ना, मतलब उनकी बॉडी और ज्यादा खाली होते गई, जैसे जैसे बढ़ते गया ना साल। पहले तीव्र होती थी प्रोसेस, खाली करना था, बहुत सारी चीजें खाली करनी थी। फिर जैसे जैसे दे एज बढ़ते गई, दे ऑलरेडी खाली होते जा रही थी, तब इतनी तीव्रता नहीं थी। और वृद्धावस्था में जो ऊर्जा उनके भीतर से होकर गुजरी, अगर पहले से उनकी बॉडी को तैयार नहीं किया जाता और वृद्धावस्था में वो ऊर्जा उतरती, तो वो शायद उनको मृत्यु तक पहुंचा सकती थी। क्योंकि देखिए, जैसे कई लोग कुंडली जागरण के लिए बोलते हैं, कुंडली जागरण एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे मैच्योरिटी में पहुंच के होता है। अगर कोई मंत्रों से या किसी चीज से उसको जागृत करता है बिना अपनी प्योरिटी और दूसरी चीजों में, तो वो विक्षिप्त भी हो सकता है, क्योंकि उस ऊर्जा को सहन करने की उसकी बॉडी की ताकत नहीं है। तो ये वही कह रही है कि क्या वही ऊर्जा प्रोसेस करवा रही थी? क्या प्रोसेस करके उनको रिक्त किया जा रहा था, ताकि वृद्धावस्था में भी जो उनकी टीचिंग्स के लिए ये एनर्जी इनके थ्रू जाए, उसके पहले तक के बॉडी को काफी वॉइड कर दिया जाए, एम्प्टी कर दिया जाए। जब उन्होंने मुझे और मैरी जिमलिस को कहा था कि अगर हम सच्चाई का पता लगा लेंगे तो वह इसकी पुष्टि कर सकेंगे, हम इसे सही व्यक्त करने के लिए सही शब्द भी ढूंढ लेंगे, तब क्या वह सच में ये कह रहे थे कि मुझे तब क्या क्या वह सच में कह रहे थे? क्या कह रहे थे उनको कृष्णा? मुझे आपको सच्चाई नहीं बतानी चाहिए, पर हाँ, अगर आप स्वयं इसका पता लगा लेंगे तो मैं इसकी पुष्टि कर दूंगा। वो खुद कहते हैं ना कि मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओ, फिर मैं पुष्टि कर दूंगा कि ये सही है या नहीं। शायद इस बारे में सबसे ज्यादा महत्व की बात उन्होंने मैरी जिमलिस से कही थी, जब वो ब्रॉकवुड से दिल्ली जा रहे थे और मैरी ने उनसे पूछा था क्या अब वह उन्हें फिर से मिल पाएंगी। बताई थी ना कि मैं जल्दी नहीं मरूंगा, तो बोले थे ना मैं अचानक नहीं मरूंगा, सब किसी और के द्वारा तय होता है, उसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता, मुझे इजाजत नहीं है, ये बहुत गंभीर मामला है और ये अत्यंत विराट है, जो भी मैंने आपको थोड़े समय पहले बताया था। तो मैरी बोलती है कि यह ध्यान दे, यह सब किसी और के द्वारा तय होता है, न कि कुछ और के द्वारा। किसी और मतलब कोई एक पर्सन या कोई एक ऐसी एनर्जी, मतलब हु जिसको बोलते हैं ना अपन, वो, नॉट व्हाट, है ना, वैसा किसी के द्वारा तय हो रहा है। आखिरी कैसेट में उन्होंने अपने पर्दे का एक छोर जरूर उठाया था, वो बताए थे ना 70 साल की किए थे, और ऐसी परम प्रज्ञा कभी नहीं देखने को मिलेगी। कई लोग ये महसूस करेंगे कि कृष्णा के रहस्य को समझने का कोई भी प्रयास न केवल समय की बर्बादी है, बल्कि पूरी तरह गैर जरूरी है, क्योंकि महत्व टीचिंग्स का है, न कि टीचर का। पर किसी भी व्यक्ति के लिए जिसने यंग कृष्णा को जाना होगा,
और उसको देखा होगा तो वो स्वीकार कर ही नहीं सकता कि ये टीचिंग उसकी ब्रेन से, उसके सोच विचार के द्वारा विकसित हुई है। कृष्णा ने कहा था कुछ है जो कमरे में मौजूद है। अगर आप उनसे पूछेंगे कि वह क्या है तो वह कोई उत्तर नहीं देगा। वह कहेगा तुम बहुत छोटे हो। कल मैंने आपको बताया था। तो वो छोटे कहने का मतलब कोई बुद्धि से छोटा होने का मतलब नहीं था। उसके छोटे होने का मतलब था कि हम हमेशा अपने शोर मचाते मस्तिष्क के साथ अत्यंत छोटे और शूद्र हैं। हमारे में इतने क्योज है, हम कहाँ उस एनर्जी की बात को ले पाएंगे, तो वो बताएगा भी नहीं। आखिरी टेप में उन्होंने कहा था वे सब दावा करेंगे या कल्पना करने की कोशिश करेंगे कि वे उसके संपर्क में आ गए हैं। शायद वे उसके थोड़े संपर्क में आ भी जाए अगर वो इस टीचिंग्स को जीते हैं। स्रोत मतलब सोर्स जो भी रहा हो, कृष्णा की टीचिंग्स का आगमन विश्व इतिहास के एक निर्णायक दौर में हुआ है। जैसा कि उन्होंने वॉशिंगटन में एक जर्नलिस्ट को कहा था, यदि मानव बुनियादी तौर पर नहीं बदल जाता, मूलभूत रूप से अपने भीतर एक परिवर्तन नहीं लाता, तो हम अपना विनाश करने जा रहे हैं। यह मनोवैज्ञानिक क्रांति अभी इसी क्षण संभव है, न कि 1000 साल बाद। हजारों साल तो हमने बिता दिए हैं और आज भी हम बर्बर असभ्य हैं। इसीलिए अगर हम अभी नहीं बदलते तो हम कल भी और हजारों कल के बाद भी बर्बर और असभ्य ही रहेंगे। तब अगर कोई इनसे पूछे, कृष्णा से, कि किसी एक व्यक्ति का बदलना पूरे संसार को प्रभावित कर सकता है, क्या किसी एक व्यक्ति का बदलना बदल सकता है, तो कृष्णा एक ही जवाब देंगे, बदलिए तो देखिए क्या होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारी प्यारी सी लेखिका अपने इस बुक को विराम देती हैं। कुछ डाउट्स रहते हैं कि क्यों रहस्य, क्या उनको नहीं पता, मालूम है तो वो क्यों नहीं बताते, कौन है आज तक के न कोई जान पाया है और न जान पाएगा। जैसे कृष्णा ने स्वयं कहा कि कोई भी नहीं जान सकता कि उनके साथ क्या घटित हुआ है। वाकई हम मानव मस्तिष्क जिसकी छोटी सी सीमा है, एक सीमित सीमा में हम सोचते हैं और लॉजिकल माइंड को यूज करते हैं, वो उस विराट ऊर्जा की विराट घटना को हम कभी नहीं समझ पाएंगे। पर महत्व टीचर का, टीचिंग्स का है, ना कि टीचर का। तो थैंक यू फ्रेंड्स।